नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वीडियो लेकर के आया हूं, वो भी पूरी हिंदी में। जो एमसीक्यूज है यहाँ पर वो पूरे हिंदी में दिए गए। ये वीडियो आपकी क्लास 6 के अध्याय 4 की है, जिसके अंतर्गत मानचित्र आते हैं। मानचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और दोस्तों, चंद घंटों बाद ही आपकी न्यू ईयर आने वाली है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही शुभकामनाएं दे देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है आप लोगों को यूपीएससी आईएएस की तैयारी पूरी हिंदी माध्यम में करवाएगा। और हम लोग कभी भी अपना कोई ऐप नहीं लाने वाले हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें, एक विजन लेकर के चलें कि हमें सिलेक्शन चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। देखिए, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? देखिए, ये एक ग्लोब हो गया गोल। ये देखिए, ये बनाया मैंने एक ग्लोब आप लोगों के सामने, ग्लोब का नक्शा बना दिया, जो कि आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और देखिए 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अब देखिए, पूरे विश्व को ग्लोब पर बनाया दिखाया जाता है, पूरे नक्शे को ग्लोब पर दिखाया जाता है, कौन सा देश किधर है, कौन सा महाद्वीप किधर है। परंतु ग्लोब तो होता है गोल, परंतु अगर हम उसे सतह पर यानी किसी एक पेज पर दिखाएंगे तो उस पेज पर जो उसका चित्र बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ये आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है। क्या कहलाएगा? ग्लोब कहलाएगा। ग्लोब तो दोस्तों होता ही है, ग्राफ भी नहीं कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर वो क्या कहलाता है? आपका मानचित्र। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के लिए। उससे पहले आप लोगों को मानचित्र दिखा देता हूं मैं कि ग्लोब पर तो गोल देखते हैं हम, और देखिए मानचित्र पर किस प्रकार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये मैंने मानचित्र लगाया है पूरे वर्ल्ड का। इस पर आपको इक्वेटर लाइन दिखाई दे रही होगी 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको सब दिख रहा है। ये हमारा ये भारत देश है, आप देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ग्रीनलैंड आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ओके दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पर मैप में शो हो जाती हैं। मैप जैसे मानचित्र कहा जाता है, इंग्लिश में मैप कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न आपका। देखिए मानचित्र, मानचित्र यानी मैप। मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे, मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट को अच्छे समझिए। मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, अगर मानचित्र हम भारत का लेंगे तो भारत में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं, पठार हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, झरने हैं, कहीं खदानें हैं, कहीं वन क्षेत्र हैं, तो बहुत सारी चीजें दिखा सकता है। और अगर छोटे से क्षेत्र का लेंगे, जैसे राजस्थान का लिया तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है तो उसे दिखाएगा। तो देखिए, छोटे क्षेत्र को भी मानचित्र दिखा सकता है। और दूसरे मानचित्र बड़ी किताब, यानी कि एक पूरे देश की पूरी विस्तृत जानकारी मानचित्र के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आपकी पहली लाइन बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन देखते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो एटलस बन जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे मानचित्रों का एक संकलन करके अगर हम सारे मानचित्रों को रख दें तो वो एटलस कहलाता है, एटलस। ओके दोस्तों, अब देखिए, एटलस विभिन्न प्रकारों एवं अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। यानी कि जो एटलस होता है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके नक्शे होते हैं, नक्शे यानी कि मानचित्र होते हैं, मैप होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उस पर देखिए अलग अलग पैमानों से खींची गई फोटो होती है मानचित्रों की, और मापों पर आधारित उसके अंदर मानचित्र लगे होते हैं, अलग अलग मापों के आधारित। जैसे कि सपोज करके चलिए, हम यहां से लेकर के सपोज करके चलिए, जैसे हम राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बीच में काफी किलोमीटर लंबा सफर होगा। सपोज करके चलिए जैसे 100 किलोमीटर लंबा सफर है, तो क्या एक पेज पर हम 100 किलोमीटर लंबे सफर को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो किलोमीटर को वहां पर सेंटीमीटर में दिखाते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को आगे और डिस्क्राइब में समझाने वाला हूं। ओके दोस्तों, अब देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न आपका? मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, मानचित्र में जो जानकारी मिलती है वो विस्तृत नहीं होकर के शॉर्ट होती है, क्योंकि उसमें हम जिस संदर्भ में ग्लोब बना मानचित्र बना होगा, जैसे अगर कोई राजनीतिक मानचित्र होगा तो राजनीतिक संबंधित ही जानकारी मिलेगी, कोई भौतिक मानचित्र होगा तो भौतिक क्षेत्र की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र के मानचित्रों से अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। परंतु ग्लोब से
ग्लोब में क्या होता है, पूरे विश्व की जानकारी पूरी वहां पर दी गई होती है, किस क्षेत्र में कहां पर स्थित है, किस दिशा में है, कौन सी दिशा में नहीं है। अगर भारत का मानचित्र है तो उसमें ओनली भारत के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। अगर आपका अमेरिका का मानचित्र है तो उसमें अमेरिका के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। ये जानकारी नहीं मिलेगी कि भारत किस दिशा में है। ओके दोस्तों, तो मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपके सारे कथन सत्य है, तो आप क्या कहेंगे, सभी कथन हमारे यहाँ पर सत्य हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, उच्चावच मानचित्र किसे कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चावच मानचित्र किसे कहा जाता है, नीचे वर्णित कथनों के आधार पर बताइए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक चीज को समझने की आवश्यकता है। यहां पर देखिए, प्रकृति की प्राकृतिक यानी पृथ्वी यानी हमारी जो ग्लोब है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित की हैं, प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए, नदियां हुई, महासागर हुए इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र आपका क्या कहलाता है। मैं जस्ट इसके सामने ही लिख देता हूं, वो मानचित्र आपका क्या कहलाता है, उच्चावच। एक तो उस मानचित्र को आप लोग उच्चावच कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, वो कहलाता है आपका भौतिक मानचित्र। मैंने ये नाम भी यहीं पर लिख दिया जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपका क्या कहलाता है, भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। क्या कहते हैं इंग्लिश में से, फिजिकल मैप। अब देखिए आप लोगों का दूसरा ऑप्शन, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र। यानी विभिन्न राज्यों की सीमाओं को जो मानचित्र दर्शाता है, विभिन्न देशों की सीमाओं को जो मानचित्र दर्शाता है, वो मानचित्र कौन सा होता है। तो दोस्तों उस मानचित्र को पॉलिटिकल मैप कहते हैं, यानी कि राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र। अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों के मन में। तो ऐसा जो मानचित्र होता है वो राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है, राजनीतिक मानचित्र। अब देखिए तीसरा, सड़क मानचित्र, यानी कि NH11, NH15, NH21 जितनी भारत में सड़क है, तो सड़क का एक विशेष मानचित्र बनाया गया, तो वो सड़क मानचित्र हुआ। और या फिर वर्षा का, यानी किस क्षेत्र में कितनी वर्षा पड़ती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा पड़ती है, कितनी नहीं पड़ती है, कौन से क्षेत्र बिल्कुल सूखे रहते हैं, और देख किन क्षेत्रों में वन है और किन क्षेत्रों में उद्योग है। इन सारी चीजों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका नाम मैं बता देता हूं। इस प्रकार के मानचित्र आपके क्या कहते हैं, देखिए थीमेटिक। क्या कहते हैं, थीमेटिक। क्या कहलाते हैं इस प्रकार के मानचित्र, थीमेटिक कहलाते हैं। लिख लेना, जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मानचित्र। देखिए दोस्तों, कुछ मानचित्र विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हुआ, वर्षा मानचित्र हुआ, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि प्रकार के मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा भी दी है। तो देखिए दोस्तों, एक तो उच्चावच या भौतिक मानचित्र, या राजनीतिक मानचित्र, और थीमेटिक मानचित्र, तीन प्रकार के मानचित्र आप लोगों के सामने निकल के आ चुके हैं अभी तक। आगे देखिए यहाँ ये मानचित्र मैंने लगाया भारत का, भारत के संदर्भ में मानचित्र लगाया है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया भौतिक मानचित्र में अलग अलग क्षेत्र दिखाए जाते हैं, कौन सा देश कहाँ पर है। भौतिक मानचित्र नहीं, ये देखिए मैंने भौतिक मानचित्र में आप लोगों को बताया था पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये चीजें आती हैं। तो देखिए भौतिक मानचित्र है, ऊपर लिखा भी हुआ है इसे भौतिक मानचित्र। तो देखिए इसमें नदियाँ हैं क्या कहीं पर, तो हम लोग देखते तो देखिए नदी ये रही, देखिए गंगा दे रखी है यहाँ पर, आप लोग गंगा नदी दिख रही होगी, और यहाँ पर यमुना नदी भी दिख रही है, और यहाँ पर सतलुज नदी दिख रही है आप लोगों को। और देखिए सिंधु, रावी, ब्यास नदियां हैं यहाँ पर सारी की सारी, और अरावली पर्वत श्रृंखला भी दिख रही है, यानी पर्वत होते हैं। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की। ओके दोस्तों, तो सारी नदियां जहाँ पर आ जाएं, जिसके अंतर्गत आपके पठार आ जाएं। क्या पठार, तो वो आपका देखिए महेंद्रगिरी का पर्वत है ये। ओके दोस्तों, तो वो चीज़ आपकी फिजिकली यानी कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आती है। एक मानचित्र मैंने और लगाया है, देखिए ये बताइए किस चीज़ का है, क्या ये फिजिकली मानचित्र है, या आपका राजनीतिक मानचित्र है, या थीमेटिक मानचित्र है। तो दोस्तों ये जो मानचित्र आप लोग देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार का मानचित्र है। देखिए यहाँ पर विभिन्न राज्यों की सीमाएं दिखाई जा रही हैं, जैसे कि आपका राजस्थान की सीमा यहाँ पर ये शो कर रहा है, गुजरात की सीमा ये शो कर रहा है। तो सीमाओं को शो करना या अलग अलग राज्य को दिखाना, ये आपके पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। भूटान को अलग दिखाया जा रहा है, बांग्लादेश को अलग दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को अलग दिखाया जा रहा है, अफगानिस्तान को अलग। तो इस प्रकार का मानचित्र जो आता है हमारा, वो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है। देखिए मानचित्र के कुछ घटक होते हैं।
अब देखिए मानचित्र के कितने घटक होते हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अब यहाँ पर कुछ घटक दिए गए हैं, पूछ रहा है कि वो जो ऑप्शन में है उनमें से मानचित्र का एक ऐसा ऑप्शन है या 2 ऐसे ऑप्शन है जो मानचित्र के घटक नहीं है। देखिए दिशा, दूरी, भूमि, प्रतीक और वायुमंडल। तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, दिशा हुई या फिर आप लोगों की दूरी हुई, दिशा, दूरी हुई या फिर प्रतीक हुए, तो ये जो आपके दे रखे हैं पहला, दूसरा और चौथा, ये आपके मानचित्र के घटक हैं। क्या है दोस्तों? मानचित्र के घटक हैं आपके पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि दिशा, दूरी और प्रतीक क्या है? मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र में दिशा भी शो की जाती है, दूरी भी शो की जाती है, और कुआं हुआ, पेड़ हुए, सड़कें हुई, रेल मार्ग हुए, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, उन सारी चीज़ों को प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है। तो मानचित्र के तीनों ही तीनों महत्वपूर्ण घटक है। दिशा, यानी मानचित्र से दिशा पता चलनी चाहिए, दूरी का अंदाजा होना चाहिए, प्रतीकों से पहचान पता पड़ती है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो फिर देखिए आपके पॉइंट नंबर तीसरा, वायु और भूमि, ये आपके मानचित्र के घटक नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है आपका? यहाँ पर ऑप्शन तीसरा व पांचवा आपका ऑप्शन गलत है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न की ओर। देखिए पैमाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? पैमाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करें तो वो पैमाना होता है, या फिर स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात पैमाना कहलाता है, या दो स्थानों की दूरी का पता लगाना पैमाना कहलाता है, या दो स्थानों की वास्तविक दूरी को दर्शाता है पैमाना। तो देखिए दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सी कथन असत्य असत्य कथन पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली आपका चौथा कथन असत्य है, क्योंकि देखिए पैमाना क्या होता है? कागज पर जब भी हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो कागज पर छोटी दूरी और स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है, और स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कोई रास्ता 10 किलोमीटर का है तो उसको हम 10 किलोमीटर रोड कागज पर थोड़ी काट सकते हैं, तो वहाँ पर तो ओनली हम 1 सेमी दिखाएंगे या 2 सेमी दिखाएंगे। ये मैंने मैप लगा करके आपको समझाने का प्रयास किया है नेक्स्ट पेज पर। ओके दोस्तों, तो देखिए ये सारी चीज़ें जी हैं पैमाने के, पैमाना यही चीज़ कहलाता है, यानी कि स्थल की वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? पैमाना। और दो स्थानों की दूरी का पता लगाना भी पैमाने के अंतर्गत आता है, और दो स्थानों की वास्तविक दूरी को दर्शाता है। दो स्थानों की वास्तविक दूरी को पैमाना कभी नहीं दर्शा सकता। वो 10 किलोमीटर की पूरी रोड हम मैप पर यानी मानचित्र पर कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपका कथन चौथा असत्य है। देखिए पेज आपका, देखिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। माने कि आपने विद्यालय और घर के बीच की दूरी, माने कि आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। ये सपोज करके चलिए ये आपका स्कूल हो गया, ओके दोस्तों, और ये आपका विद्यालय हो गया, और ये हम कागज पर मैप बना रहे हैं। तो देखिए, तो स्कूल और विद्यालय के बीच की वास्तविक दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है। कितनी? 10 किलोमीटर। क्या 10 किलोमीटर की रोड को आप पेज पर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते दोस्तों। तो क्या करेंगे? जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी में व्यक्त किया गया, मानचित्र पर कितनी सेमी की दूरी में व्यक्त करेंगे? 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेमी किसके बराबर है? यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर से व्यक्त कर रहे हैं, तो मानचित्र पर जो 1 सेमी हुआ वो 5 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार पैमाना भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी ज़्यादा दूरी को कम दूरी में, कम इकाइयों में दिखाने का काम करता पैमाना। क्योंकि अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर किन्हीं भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है? यह मानचित्र पर 5 सेमी स्थल को 500 किमी को दर्शाता है, यानी कि छोटे पैमाने वाला स्तर क्या होता है कि 500 किलोमीटर जो आपकी है, 500 किलोमीटर के लिए 5 सेमी यूज किया जाता है। क्या इकाई यूज की जाती है? 5 सेमी, या 5 सेमी के लिए 500 किलोमीटर यूज किया जाता है। तो अगर 250 किलोमीटर की बात करें दोस्तों, 250 किलोमीटर की बात करें तो कितना आएगा? तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर आपका 250 किलोमीटर को दर्शाएगा, या 2.5 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? कौन कौन सी दिशाएं? पूर्व दिशा को, पश्चिम दिशा को, दक्षिण दिशा को, या उपरोक्त सभी को?
देखिए दोस्तों दिक्बिंदु किसे कहते हैं, तो पूरब पश्चिम उत्तर, यानी कि यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए सारी दिशाओं को दिक्बिंदु कहा जाता है। देखिए एक मैप मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर काट देता हूँ। ये दिशा आपकी पूरब हो गई, ये आप लोगों की पश्चिम हो गई, ओके दोस्तों, ये उत्तर हो गई और ये आप लोगों की दक्षिण हो गई। ये सारी दिशाएं आपकी पूरब हुई, पश्चिम हुई, उत्तर हुई या फिर आपकी दक्षिण हुई। ये सारी दिशाएं आप लोगों की प्रधान दिग्बिंदु कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्रधान दिग्बिंदु कहलाती हैं। और नेक्स्ट पेज पर इसको बिल्कुल डीपली और डिस्क्राइब करूंगा। जब तक आप देखिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, दिक्सूचक यंत्र। कौन सा? दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में रहती है? दक्षिण से पूरब की ओर रहती है, या उत्तर दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण की ओर, या पश्चिम पूरब की ओर, या दक्षिण और उत्तर की ओर? दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर एवं दक्षिण की ओर। अब देखिए दोनों प्रश्नों को समझा देता हूं। देखिए 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन चारों दिशाओं को क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, जो नक्शे में मैंने शो करी है। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम क्या कहलाती है? प्रधान दिग्बिंदु। देखिए जबकि इनके बीच की 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूरब है। ये जो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ मैंने एक चीज दे रखी, ट्रक कंपास कहलाती है। कंपास होती है, ये हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर इसकी सुई घूमी हुई रहती है। ये सुई है इसकी नॉर्थ दिशा 0 डिग्री को दर्शाती है, यानी कि नॉर्थ दिशा उत्तरी दिशा। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार की मिलती है मार्केट में और उसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आकार प्रकार हो सकते हैं, शायद छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल बतौर नेट से लेकर के यहाँ पर लगा दिया है। ओके दोस्तों, परंतु अंदर उसके यही होता है, जो ट्रक कंपास होता है उसकी सुई हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर इंगित करती है, नॉर्थ दिशा दिखाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, जिन प्रतीकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति है वो प्रतीक क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। जिन प्रतीकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति है, प्रतीक दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका, जैसे पेड़ के प्रतीक, आपकी मंदिर हुए मंदिर के प्रतीक, रेलवे लाइन के प्रतीक, नदियों के प्रतीक, पहाड़ों के प्रतीक। तो इनको नक्शे में किन प्रतीकों से दिखाएंगे, उन प्रतीकों की बात कर रहा है। तो जिन प्रतीकों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति है वह प्रतीक क्या कहलाते हैं? यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहमति, यानी भारत में भी वही प्रतीक चले, पाकिस्तान में भी वही प्रतीक चले, अमेरिका में भी वही प्रतीक चले, तो सारे विश्व में जिन प्रतीकों को लेकर सहमति है वो प्रतीक क्या कहलाते हैं? दिशा सूचक पूर्व, या सड़क सूचक प्रतीक, या रूढ़ प्रतीक, या आपका दिग्बिंदु? तो दोस्तों ये जो आपके कहलाते हैं रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ प्रतीक। ओके, और रूढ़ प्रतीक क्या क्या होते हैं वो मैंने नेक्स्ट पेज पर लगाए हुए हैं, आप लोग देख लेना अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग निम्न में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, जलाशयों को? तो देखिए दोस्तों मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग आपके जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके नदियां आ जाती हैं, तालाब आ जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए पर्वतों के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है वो मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं। देखिए पर्वतों के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है, लिख लेना। अगर मानचित्र में कोई भी चीज भूरे रंग से दिखाई जा रही है तो पर्वतों को शो करती है। और देखिए पठारों के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पीले रंग का। और मैदानी क्षेत्रों के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए रेलवे लाइन, बड़ी लाइन के लिए ये चिन्ह लिया जाता है और मीटर लाइन के लिए ये वाला चिन्ह लिया जाता है रेलवे की, और रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला चिन्ह यूज में किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि इंडिया में यही किया जाता हो, बाकी पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड मानचित्र में इन्हीं चीजों से दिखाया जाता है। अब पक्की सड़कों के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। कच्ची सड़कों के लिए इस वाले प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और सीमा जो होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए इस वाले प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और राज्य सीमा के लिए आपके डॉट डॉट वाले के और जिला वाले के लिए आपकी ये वाले प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नदी नीली दिखाई जा रही है, कुआं आपका गोल दिखाया जा रहा है, तालाब भी नीला दिखाया जा रहा है, नहर आपकी इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह है, पुलों का प्रतीक चिन्ह ये है। अब देखिए मंदिरों का प्रतीक चिन्ह हमेशा इससे दर्शाया जाता है और गिरजाघरों का प्रतीक चिन्ह ये है और मस्जिद का प्रतीक चिन्ह ये है। जबकि छतरी है कोई भी विशेष प्रकार की तो उसे इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। पोस्ट ऑफिस को पीओ से,
पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से और पुलिस स्टेशन को पीएस से दर्शाया जाता है। कोई बस्ती है जहाँ मनुष्य रहते हैं तो एल डॉट करके उसे दर्शाया जाता है। कोई कब्रिस्तान वगैरह है, शमशान है, तो उसे इस प्रकार के 3 चिन्हों से दर्शाया जाता है। पेड़ को इस प्रकार से दर्शाया जाता है और घास को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये जो चिन्ह दिए गए हैं ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में मान्यता प्राप्त चिन्ह हैं। ओके दोस्तों, जब मान्यता प्राप्त हैं जभी तो इन चिन्हों को क्या नाम दिया गया है? रूढ़ प्रतीक। क्या नाम दिया गया? रूढ़ प्रतीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है वह रेखा मानचित्र कहलाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जो पैमाना यानी कि वास्तविक इक्वेशन या वास्तविक गणना पर आधारित ना होकर याददाश्त पर आधारित होता है वो आपका रेखा मानचित्र कहलाता है। ओके दोस्तों, जैसे कि सपोज करके चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेखा मानचित्र क्या होता है। जैसे देखिए, मैंने अपने दोस्त को एड्रेस बताया कि देख भाई तू अपने घर से बाहर निकलना, जैसे सपोज करिए अपने घर से बाहर निकलना, उसके बाद 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलिए। कितना बताया मैंने उसे? 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलना। फिर आप 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना, तो वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वहाँ से आप दोबारा से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना, तो आपको मेरा घर मिल जाएगा। तो अपनी याददाश्त के आधार पर मैंने एक चित्र बना दिया, तो उसमें पैमाने के आधार पर उसमें जो डाटा या कैलकुलेशन दिए गए वो सही थोड़ी हैं। ओनली याददाश्त और स्थानीय परीक्षण के आधारित मैंने जो रेखा मानचित्र उसको भेजा है वही तो क्या कहलाता है? रेखा मानचित्र कहलाता है। अब देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका। अब इसको समझिए, एक छोटा क्षेत्र है, जैसे मेरा मकान है, मेरा मकान या किसी का भी मकान कह सकते हैं, चौकोर मेरा मकान है और इसका साइज मैं कह सकता हूँ 30 तो इसकी चौड़ाई है और 20 इसकी मतलब पीछे से इसकी चौड़ाई तो 20 है 20 फुट और आगे से इसकी चौड़ाई या लंबाई कह सकते हैं 30 फुट है। तो मैंने कहा मेरे मकान में 10 बाई 10 के 2 कमरे हैं। तो 10 बाई 10 के कमरे इसलिए क्योंकि दोस्तों 10 यानी कि 10 तो यूँ और 10 यूँ, 10 यूँ और 10 यूँ और बाकी के बीच में जगह खाली बचेगी, क्योंकि दोस्तों पीछे से हमारे मकान का आकार तो 10 ही है, 10 बाई 10। तो जो मैं अपने मकान का आकार प्रकार बता रहा हूँ, जो खाका खींच रहा हूँ, यानी कि अपने मकान को बनवाने के लिए जो प्लान तैयार कर रहा हूँ, जो मैप तैयार कर रहा हूँ, वो क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, पहला और दूसरा कथन सत्य है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कहलाता है। मैं आप लोगों को पहले ही 3 प्रकार के मानचित्र बता चुका था, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि वृक्षों को दिखाने वाला मानचित्र कहलाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? वृक्षों को दिखाने वाला मानचित्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्या कहलाएगा? भौतिक मानचित्र या फिर आपका थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र? तो देखिए दोस्तों, जहाँ नदी, पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, जो इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। कौन से होते हैं? थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या है? थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी पता लगाने के लिए, सही माप सही पैमाने के लिए। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, दिशाओं के लिए। तो पैमाना आपका मानचित्र के लिए आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे आज के सारे प्रश्न पूरे हुए। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं न्यू ईयर वाले दिन और न्यू ईयर पर हम आप लोगों को कुछ विशेष देंगे, यानी कि न्यू ईयर पर कल के लिए हमने आप लोगों के लिए कुछ विशेष रखा है जो आप लोग वीडियो में देख कर ही जान लेना। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिंदी माध्यम के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ें जिससे वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और मात्र आप लोगों के पास कल से 6 महीने हैं यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी करने के लिए। तो कल से एक नई लगन, नए जोश के साथ आप लोग जुट जाइए यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी करने के लिए और हमारा आप लोगों को पूरा सहयोग रहेगा। हम 5 महीने के अंतर्गत आप लोगों को पूरी यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी करवा देंगे। आप बेफिक्र रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, कंठस्थ तरीके से
अध्ययन करें अपना और बिल्कुल भी ना घबराएं। हिंदी माध्यम में आप लोगों को जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं यूपीएससी आईएएस प्री के लिए, पूरी चीज़ें हम लोग आप लोगों को देंगे। और यहाँ पर आपके फरवरी माह से आपकी सी सेट की, मैथ की, रीजनिंग की सारी क्लासें आपकी चालू हो जाएंगी, इसलिए बेफिक्र रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।